सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है द पोप्स एक्सोर्सिस्ट, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी शैतानी घटना जिसको दुनिया का सबसे बड़ा धर्म स्थल वेटिकन भी एक राज रखना चाहता था। एक ऐसे प्रीस्ट का राज जो एक एक्सोर्सिज्म के दौरान खुद ही पजेस हो गया था, पर इस पोजीशन के बारे में किसी को पता ना होने के कारण वो डीमन उस प्रीस्ट के भेष में चर्च में घुसकर दूसरे प्रीस्टों को बहकाने के अलावा लोगों को गलत सलाह देकर उनसे बुरे काम करवाता था, ये बोलकर कि ईश्वर यही चाहता है। इन शॉर्ट, वो ईश्वर के नाम पर लोगों को बुरे काम करने में मजबूर करता था, जिससे वो लोग अनजाने में ही पाप के भागीदार बन जाते थे। इसलिए वेटिकन इस बात को जानबूझकर छुपा कर रखता है ताकि लोगों का प्रीस्टों और चर्च पर भरोसा बना रहे। पर एक दिन, यानी कि इस मूवी के शुरुआत में, जो कि सन 1987 को स्पेन में शुरू होता है, वहाँ एक फैमिली अमेरिका से शिफ्ट होकर वहाँ के एबी में रहने आता है, जो कि जूलिया को उसके पति के गुजर जाने के बाद विरासत में मिला होता है। जहाँ वो ये सोचकर आती है कि वो जल्दी से उस एबी को बेचकर वापस अमेरिका चली जाएगी, पर जूलिया उस एबी के शैतानी इतिहास से अनजान होती है। इसलिए वो एबी के मरम्मत के लिए कुछ लोगों को बुलाती है, जिसमें इसी दौरान जूलिया का बेटा हेनरी, जिसने उसके पिता के एक्सीडेंट के बाद से बोलना बंद कर दिया था, वो उस एबी में अकेले ही घूमता रहता है, जहां उसे घूमते घूमते दीवार के एक दरार के पीछे एक और दीवार दिखता है। पर वो कोई साधारण दिखने वाला दीवार नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ अजीबोगरीब सिंबल भी बने होते हैं। लेकिन वो क्या है, इसके बारे में हेनरी को कुछ भी नहीं पता होता। इसलिए वो उन सिंबल्स को देख ही रहा होता है कि तभी उस दीवार में दरार पड़ने लगता है, जिसके वजह से जो भी उसके अंदर कैद होता है वो आजाद हो जाता है। इन शॉर्ट, हेनरी को कोई डीमन वहीं पजेस कर लेता है, जिसके बाद उसी शाम उस दरार पर एक वर्कर का नजर पड़ता है, पर अंधेरा होने के कारण वो फ्लेयर को जलाकर उसे देखने की कोशिश करता है। पर जैसे ही वो उस फ्लेयर को उस दरार की तरफ करता है, वैसे ही एक धमाका होता है, जिससे वो दोनों वर्कर बुरे तरीके से जख्मी हो जाते हैं। इसलिए उनका कॉन्ट्रैक्टर ये बोलकर काम छोड़ देता है कि उस एबी के नीचे गैस भरा हुआ है, जिसके होने के तुरंत बाद ही हेनरी अचानक से अपनी बड़ी बहन एमी के सामने छटपटाने लगता है, जिससे घबराते हुए एमी जूलिया को बुलाती है, जो वहां आते ही ये देखती है कि हेनरी फिर से बोलने लगा है। पर हेनरी जो कुछ बोलता है और वो जैसे हरकतें करता है, उसे देखकर दोनों ही घबरा जाते हैं, क्योंकि हेनरी अपने मुंह को नोचते हुए उनसे ये कहता है कि वो लोग बहुत ही जल्द मरने वाले हैं। इसलिए जूलिया हेनरी का तबीयत खराब समझकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है, पर वहाँ सभी रिपोर्ट्स को नॉर्मल देखकर डॉक्टर उसे कोई दिमागी बीमारी बताता है। इसलिए जूलिया डॉक्टर के बातों को सुनकर हेनरी का ख्याल रखती है, पर तभी हेनरी कुछ अजीब बर्ताव करने लगता है, जैसे कि वो हेनरी नहीं बल्कि कोई और हो। यानी कि हेनरी के अंदर का डीमन एक बार फिर से बाहर आता है, जो दोनों को डराते हुए उनसे प्रीस्ट को बुलाने को कहता है। इसलिए दोनों डर के मारे अपने इलाके के प्रीस्ट फादर टोमास को बुलाते हैं, पर हेनरी ये बोलते हुए फादर टोमास को एक ही झटके में बाहर फेंक देता है कि ये प्रीस्ट नहीं, उसे कोई और बड़ा प्रीस्ट चाहिए। और अब जब फादर टोमास को भी एक्सोर्सिज्म का उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो ऐसे में फादर टोमास वेटिकन को मदद के लिए कांटेक्ट करते हैं, जिसका जवाब आते आते 1 महीना बीत जाता है। पर आखिरकार वेटिकन का पोप फादर गैब्रियल को, जो वेटिकन के सबसे बड़े एक्सोर्सिस्ट में से एक होते हैं, वो उन्हें हेनरी के मदद के लिए भेजता है। पर वो पोप इससे पहले फादर गैब्रियल को उस एबी के बारे में जानकारी लेने को बोलता है, क्योंकि उस एबी में पहले भी ऐसे कई वारदात हो चुके थे। इसलिए उस एबी के बारे में पढ़ने और उसके बारे में जानकारी लेने के बाद फादर गैब्रियल स्पेन जाकर फादर टोमास से मिलते हैं, जो फादर गैब्रियल को जूलिया के परिवार और उनके हालातों के बारे में बताता है। पर अब जब एक्सोर्सिज्म को परफॉर्म करने से पहले ये देखना जरूरी होता है कि विक्टिम वाकई में पजेस्ड है या नहीं, तो ऐसे में फादर गैब्रियल इस चीज को टेस्ट करने के लिए
हेनरी से अकेले मिलते हैं, जहां फादर गैब्रियल को हेनरी से बात करके ये पता चलता है कि वो वाकई में पजेस्ड है, क्योंकि हेनरी के अंदर का डीमन फादर गैब्रियल को ना सिर्फ नाम से पुकारता है बल्कि वो फादर गैब्रियल के पास्ट के बारे में भी बताता है, एक ऐसा पास्ट जिसको वो भुला कर भी भुला नहीं पाते, जिसके वजह से फादर गैब्रियल जूलिया को ये बताकर सावधान करते हैं कि हेनरी को जिस डीमन ने पजेस किया है वो बहुत ही ताकतवर डीमन है, इसलिए अगर वो हेनरी को वहां से ले जाने की कोशिश करते हैं तो वो ऐसे में हेनरी को खो सकते हैं, जिसको लेकर के दोनों के बीच बात चल ही रहा होता है कि तभी एमी के बाथरूम का दरवाजा कोई अंदर से खटखटाने लगता है। वैसे तो एमी को ऐसा लगता है कि वो हेनरी है, क्योंकि उस बाथरूम से हेनरी का रूम भी जुड़ा होता है, पर बाथरूम का दरवाजा खोलने पर वहाँ कोई नहीं होता। हालांकि वो खटखटाने का आवाज अब भी आता रहता है, जो कि दीवारों से होते हुए हेनरी के रूम से आने लगता है, इसलिए एमी उस आवाज का पीछा करते हुए हेनरी के रूम तक जाती है, पर वहाँ भी कोई नहीं होता सिवाय सोए हुए हेनरी के। इन शॉर्ट, एमी को डराने के लिए ये सब उस डीमन का एक जाल होता है, जिसमें एमी को फंसाने के बाद वो डीमन उसे डराने लगता है ताकि वो अंदर से कमजोर हो जाए। इसलिए एमी डर के मारे अपने रूम में भाग जाती है, पर वहाँ तभी एक फोन आता है जो कि होता है एमी के मरे हुए पिता का, जहाँ एमी पहले की तरह ये सुनती है कि वो लोग बहुत ही जल्द मरने वाले हैं, जिसको सुनते ही वो डर के मारे जूलिया के पास भागती है और इन सब के बारे में बताती है। इसलिए फादर और देरी ना करते हुए फादर टोमास के साथ एक्सोर्सिज्म को शुरू करते हैं, पर अब जब फादर टोमास को इन सब का एक्सपीरियंस नहीं होता तो ऐसे में फादर गैब्रियल फादर टोमास को कुछ तरीके बताते हुए उस एक्सोर्सिज्म को शुरू करते हैं, जहां फादर गैब्रियल अपने प्रेयर के मदद से उस डीमन को कमजोर करने और उस डीमन का नाम जानने की कोशिश करते हैं, पर वो डीमन इतना ताकतवर होता है कि उस पर इसका असर नहीं होता। उल्टा ये डीमन ही उन दोनों के पास्ट के उन पलों को उन दोनों के सामने लाता है, जिसे देखकर दोनों फादर ही कमजोर पड़ने लगते हैं। यहाँ तक कि इस दौरान फादर टोमास अपने पास्ट के गुनाहों को छुपाए रखने के लिए हेनरी को मारने की कोशिश करते हैं। इन शॉर्ट, ये एक्सोर्सिज्म फेल हो जाता है। हालांकि उस रूम से निकलने से पहले वो डीमन फादर गैब्रियल को ये बताता है कि वो उसके बिछाए हुए जाल में फंस गया है, पर फादर गैब्रियल को ये समझ में नहीं आता कि वो डीमन किस जाल के बारे में बात कर रहा है। जिसके कुछ देर बाद फादर टोमास, जो कुछ देर पहले हेनरी को मारने की कोशिश कर रहे थे, वो फादर गैब्रियल को ऐसा करने के रीजन के अलावा अपने उस बुरे पास्ट के बारे में भी बताता है। इन शॉर्ट, वो एक दूसरे को अपने पास्ट के बारे में बताकर अपने बुरे कर्मों का कन्फेशन करते हैं, ताकि फिर से वो डीमन इस चीज का फायदा ना उठा सके। खैर, अब जब वो डीमन किसी जाल में फंसने की बात कर रहा था तो ऐसे में फादर गैब्रियल इसका जवाब ढूंढने एबी के बाहर के कुएं के पास जाते हैं, जहां वेटिकन का एक सील लगा होता है, पर उसके अंदर अंधेरा होने के वजह से फादर जैसे ही उसमें एक कपड़ा जलाकर फेंकते हैं, वहां तभी एक धमाका होता है, क्योंकि उस कुएं के अंदर भी गैस होता है, लेकिन वो गैस कहां से आ रहा था इसके बारे में किसी को पता नहीं होता। लेकिन वही एबी के अंदर फादर गैब्रियल के गैर मौजूदगी में हेनरी के अंदर का डीमन जूलिया और एमी को मारने की कोशिश करता है, जिनके चीखों को सुनकर फादर गैब्रियल दोनों को एक एक करके बचा तो लेते हैं, पर इसके बाद ये तो पक्का होता है कि वो जगह उनके लिए अब सेफ नहीं था। इसलिए फादर उन दोनों को उस एबी के चर्च में ही रहने को बोलता है, जब तक कि वो उस जगह और उस डीमन के बारे में और कुछ पता न कर ले। इसलिए फादर गैब्रियल एक बार फिर से फादर टोमास को साथ लेकर उस कुएं के पास जाते हैं, पर अब जब वो वहां से नीचे नहीं जा सकते थे तो वो ऐसे में उसके अंदर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, जो कि होता है वही दीवार जहां से वो डीमन आजाद हुआ था। जहां थोड़े देर के बाद फादर को वहां एक और वेटिकन के सील के अलावा गैस और सल्फर का स्मेल आता है, पर ये और भी अजीब तब बन जाता है जब उस दीवार को गिराने के बाद उन्हें एक आदमी का सालों पुराना लाश मिलता है, जो कि एक पिंजरे में बंद होता है।
जहां गौर से देखने पर फादर गैब्रियल को उस लाश के हाथ में कार्डिनल प्रोटेक्टर का एक अंगूठी मिलता है, जिसके वजह से फादर गैब्रियल ये समझ जाते हैं कि वो दरअसल वहाँ का आखिरी प्रोटेक्टर था। जिसका सबसे अनोखा चीज ये होता है कि किसी ने भी उस प्रोटेक्टर को उस पिंजरे में कैद नहीं किया था, बल्कि उस प्रोटेक्टर ने खुद को ही उस पिंजरे में कैद किया था, खुद को उस डीमन से बचाने के लिए जिसको उन्होंने वहाँ पर कैद किया हुआ था, जो कि दरअसल वही डीमन होता है जिसके पोजीशन में हेनरी होता है। पर अब जब उन्हें उस डीमन के बारे में और भी जानना होता है तो वो ऐसे में उस एबी के और भी आगे जाने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ का गेट लॉक होता है, जिसका चाबी फादर गैब्रियल को ढूंढते हुए उसी प्रोटेक्टर के पेट में मिलता है। जिसके बाद वो दोनों उस गेट को खोलकर उस एबी के और भी गहराई में जाते हैं, जहाँ चारों तरफ सल्फर का गैस भरा होता है। इनफैक्ट वो दोनों नर्क के बहुत ही नजदीक होते हैं, जहाँ आकर उन्हें फाइनली ये पता चलता है कि सल्फर का जो गैस चारों तरफ फैला हुआ है वो दरअसल वहाँ के जमीन के दरारों से निकल रहा है। पर सिर्फ यही नहीं, उन्हें इसके अलावा एक और पुराना लाश मिलता है, जो कि होता है अब तक के सबसे महान एक्सोसिस्ट का, जिसको फादर गैब्रियल देखते ही पहचान लेते हैं। पर वो लाश अकेला नहीं होता, बल्कि उसके हाथ में एक डायरी होता है, जिसमें उस मरे हुए प्रीस्ट ने उस प्रीस्ट के बारे में लिखा होता है जिसको एक डीमन ने पजेस किया था, यानी कि वही प्रीस्ट जिसके बारे में मैं पहले बता रहा था। पर इसमें हैरान करने वाला चीज ये होता है कि उस डीमन ने उस प्रीस्ट को सन 1475 में पजेस किया था, यानी कि उसके बाद से उस प्रीस्ट ने जो भी किया था वो किसी डीमन का काम था। इन शॉर्ट, औरतों को चुड़ैल बोलकर जिंदा जलाना, ईश्वर के नाम पर लोगों को टॉर्चर करना, ये सब उस डीमन ने ही शुरू किया था। जहां और भी छानबीन करते करते फादर गैब्रियल को एक नक्शा मिलता है, जिनमें उन 200 डीमंस का लोकेशन होता है, जिनको लूसीफर की तरह बगावत करने के वजह से ईश्वर ने धरती पर दफन कर दिया था, जिनमें से एक लोकेशन ये एबी भी होता है। इन शॉर्ट, जिस डीमन को एबी में कैद करके रखा गया था वो इसी नक्शे के तलाश में आया था, ताकि वो बाकियों को इकट्ठा करके इंसानों के दुनिया को खत्म कर सके। जिसके बारे में आगे पढ़ते पढ़ते फादर गैब्रियल को आखिरकार वो भी मिल जाता है जिसको वो बेसब्री से ढूंढ रहे थे, जो कि होता है उस डीमन का नाम एस्मोडेयस द किंग ऑफ हेल, जो उस एबी के उस प्रोटेक्टर के वजह से सालों से कैद था। पर सिर्फ यही नहीं, एस्मोडेयस ही वो डीमन होता है जिसने सन 1475 में उस प्रीस्ट को पजेस करके कई लोगों से पाप करवाकर उन्हें नर्क में धकेला था। जिसके बारे में जानने के बाद फादर गैब्रियल एक बार फिर से एक्सोर्सिज्म को शुरू करने जाते हैं, ये जानते हुए कि वो डीमन कितना ताकतवर है, ये जानते हुए कि एस्मोडेयस उनको भी पजेस करना चाहता है। यानी कि एस्मोडेयस जिस जाल की बात कर रहा था वो दरअसल किसी प्रीस्ट को पजेस करने का था, ताकि वो पहले की तरह ही ईश्वर के नाम पर शैतान का काम कर सके। लेकिन अब जब हेनरी को बचाने के लिए फादर गैब्रियल के पास कोई और चारा नहीं होता, तो वो फिर से एक बार प्रेयर के जरिए एस्मोडेयस को हेनरी से अलग करने की कोशिश करते हैं। पर एस्मोडेयस इतना ताकतवर होता है कि वो हेनरी के साथ साथ एमी को भी पजेस कर लेता है, और देखते ही देखते वो जूलिया के साथ फादर टॉमस को भी मारने लगता है। इसलिए सभी को बचाने के लिए फादर गैब्रियल ना चाहते हुए भी एस्मोडेयस को अपना शरीर देने के लिए मान जाते हैं। पर इससे पहले कि एस्मोडेयस फादर गैब्रियल को पूरे तरीके से पजेस कर पाता, फादर गैब्रियल उससे पहले ही फादर टॉमस को बाकी सभी के साथ वहां से निकल जाने को बोलकर खुद को मारने की कोशिश करते हैं, ताकि एस्मोडेयस को वो शरीर ना मिल सके। पर फादर गैब्रियल का कोई भी चाल काम नहीं करता। इनफैक्ट एस्मोडेयस पूरे तरीके से फादर गैब्रियल को पजेस करके फिर से एक बार एबी के नीचे जाता है। इसलिए फादर गैब्रियल को ढूंढते ढूंढते फादर टॉमस भी एबी के नीचे पहुंच जाते हैं, जहां वो फादर गैब्रियल के शरीर में किसी और को यानी कि एस्मोडेयस को देखकर चौंक जाता है। लेकिन टॉमस फिर भी परवाह ना करते हुए प्रेयर बोलना शुरू कर देता है, और साथ में फादर गैब्रियल को भी आवाज लगाता है, इस उम्मीद में कि फादर गैब्रियल अपने शरीर को वापस ले सके। जो कि कुछ देर बाद होता तो है,
लेकिन इसके वजह से एस्मोडेयस अलग अलग रूप में दोनों पर ही हमला करने लगता है, जो कि उन्हीं का एक रूप होता है जिससे वो दोनों डरते थे अपने बीते हुए कल से। पर आखिर में दोनों फादर मिलकर अपने डर को हराते हुए एस्मोडेयस को वापस नर्क भेज देते हैं। पर जूलिया वो एस्मोडेयस के जाने के बाद भी उस एबी में वापस नहीं जाती। वो उस एबी को वेटिकन को बेचकर अपने परिवार के साथ वहां से वापस अमेरिका चली जाती है। और रही बात वेटिकन की, तो वो उस एबी को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उसमें दूसरे डीमन से जुड़े कई सारे जानकारी होते हैं, जिनको मिटाने का जिम्मा वेटिकन का पोप फादर गैब्रियल और फादर टोमास को देता है। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।